हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 30th मार्च एंड 30th मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ एनालाइज करने जा रहे हैं। आज के द हिंदू एनालिसिस को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, आप हमसे 3 मीडियम्स के थ्रू जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे आपको मयूरी भागवानी के नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे हम इन लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम आपको देते हैं। इसके साथ आप मुझसे मेल आईडी और ट्विटर आईडी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देखो अभी सिर्फ 67 डेज बचे हैं प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए आई हैव अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू ऑल। डोंट थिंक अबाउट व्हाट कैन हैपन इन अ मंथ, डोंट थिंक अबाउट व्हाट कैन हैपन इन अ ईयर। Just focus on the 24 hours in front of you and do what you can do to get closer to where you want to be. तो देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस कोट का आज के टाइम पे। हम क्या करते हैं, हम ये कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमने एक साल में ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये छोड़ा, ये नहीं छोड़ा। उसके बाद हम ये कॉन्शियस हो जाते हैं, ये एंक्शियस हो जाते हैं चीज़ों को सोच के कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं, कैसे क्या होगा। तो समझो इस बात को कि आपके लिए जो सबसे बड़ा टारगेट है ना, वो 24 आवर्स का है। 24 आवर्स में आपने अपने लिए जो टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, आपका ध्यान पूरी तरह से इस पे होना चाहिए। अपनी प्लानिंग इस तरह से करो कि आप अपने 24 आवर्स में जो प्लान कर रहे हो, जो आपने अपने लिए सोचा है, टारगेट सेट किया है, वो ज़रूर कंप्लीट हो। और धीरे धीरे ऐसे ही करके आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। जो चला गया उसके बारे में मत सोचो, जो आने वाला है उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ आज के बारे में सोचो। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। देखो, GS 1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़ेंगे बुचारेस्ट 9 के बारे में। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे असम मेघालय डिस्प्यूट के बारे में। उसके बाद हम पर तापी नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। हेल्थ में देखेंगे एलोपीशिया एरियाता के बारे में, ये एक डिसीज है, इसके बारे में देखेंगे। एनवायरमेंट में देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। उसके बाद डॉल्फिन डे के बारे में देखेंगे। उसके बाद राइनो के बारे में देखेंगे, इंडियन राइनोसोरस के बारे में। एंड GS 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, आसाम एंड मेघालय इंक पैक्ट टू एंड बॉर्डर रो। क्या हुआ है, देखो यहाँ पे कल ही अमित शाह जी जो हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक ऐलान किया कि यहाँ पे जो आसाम और मेघालय, जो हमारे दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनके बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, 12 पॉइंट्स को लेकर ये बॉर्डर डिस्प्यूट था, इसमें से 6 पॉइंट्स के ऊपर इनकी सहमति बन गई, इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक है, एंड दिस जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये जो रिजोल्यूशन हुआ इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्टेट्स के बीच में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारी नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए। ठीक है, और इसीलिए इसका जिम्मा उठाया हमारे होम मिनिस्टर साहब ने। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आसाम और मेघालय, सबसे पहले इनकी लोकेशन समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारा इंडिया। इंडिया में ये देखो, ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में देखो आसाम है। सबसे पहले जब इंडिपेंडेंस जस्ट मिली थी, उस टाइम पे आसाम एक बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करता था, इसी में से छोटे छोटे फिर राज्य कटे हैं। ठीक है, तो आसाम के आज की डेट में मेघालय के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, इन सभी के साथ इश्यूज हैं, कुछ कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आसाम और मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट की। ठीक है, तो लोकेशन समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं हम इस डिस्प्यूट के बारे में। तो देखो यहाँ पे ये आसाम है ऊपर और नीचे है मेघालय। मेघालय में ये जो वेस्टर्न खासी हिल्स है, यहाँ पे एक जगह है ये वाली लांगपी। ठीक है, और यहाँ पे ये बोको, इन रीजन्स के ऊपर एक बड़ा डिस्प्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 50 सालों से भी पुराना डिस्प्यूट चल रहा था आसाम और मेघालय के बीच में, ये धीरे धीरे खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 12 सेक्टर्स हैं जिनको लेकर ये डिस्प्यूट है, 12 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये डिस्प्यूट है, लेकिन इनमें से 6 जो डिस्प्यूटेड सेक्टर्स हैं उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। अब सिर्फ 6 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बची हैं आसाम और मेघालय के बीच में। ठीक है, अब इसमें जो टोटल एरिया है, इसमें लगभग 18.5 स्क्वायर किलोमीटर गया आसाम के पास, और 18.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गया किसके पास, मेघालय के पास। और यहाँ पे जो पॉलिसी हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वो है गिव एंड टेक की। ठीक है, गिव एंड टेक की पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। और यहाँ पे लगभग 70% जो बाउंड्री है, इंटरस्टेट बाउंड्री, वो अब रिजॉल्व हो चुकी है, डिस्प्यूट फ्री हो चुकी है। ओके, अब देखो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो आसाम और मेघालय के बीच में लगभग 885 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है। मेघालय जो है, ये शुरुआत में सबसे पहले सिर्फ आसाम था, आसाम से कट के मेघालय बना है आसाम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जब ये आसाम से कट के मेघालय बना तो कई सारे डिस्प्यूट्स भी आए, इसमें ये 12 पॉइंट्स भी आए डिस्प्यूट्स के। कौन कौन से एरियाज हैं ये 12 पॉइंट्स में, देखो एक तो है अपर ताराबारी, फिर है गजांग रिजर्व फॉरेस्ट, फिर है हाहिम,
फिर है ये लांगपी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवा, मातामुर, खानपारा, पिलंकाटा, देश मोरेहा, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, खंडूली और रेताचेरा। ठीक है, इसमें देखो ये नाम बहुत ज्यादा टिपिकल हैं, आप बस एक याद रख लेना, लांगपी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये लांगपी जो है ये एक मेजर पॉइंट है कंटेंशन का बिटवीन असम एंड मेघालय। ये जो है वेस्टर्न गारो हिल्स में आता है। आज के टाइम पे वेस्टर्न गारो हिल्स जो है इसको मेघालय का पार्ट माना जाता है। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न गारो हिल्स है ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट है असम का, उसको बॉर्डर करता है। तो असम का भी क्लेम है इसके ऊपर, और जो मेघालय है उसका भी क्लेम है इस लांगपी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, लांगपी एरिया के ऊपर। ठीक है, अब जो लांगपी है दिस वाज अ पार्ट ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो लांगपी है ये कामरूप का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसको गारो हिल्स का पार्ट बना दिया गया और गारो हिल्स को मेघालय का पार्ट बना दिया गया। ठीक है, तो आसाम आज भी मानता है कि ये जो लांगपी है ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है, और ये जो है हमारे मिकिर हिल्स में आता है। ये बोलते हैं आसाम वाले कि हमारे मिकिर हिल्स में आता है, ये गारो हिल्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, मेघालय ने ये क्वेश्चन किया है कि जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 मिकिर हिल्स में करबी अंगलोंग के अंतर्गत असम को दिया गया है, वो इनको नहीं मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए, ऐसा बोल रहा है मेघालय। ठीक है, तो कुछ कुछ पे दोनों का ही यहाँ पे डिस्प्यूट है। जैसे यहाँ पे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के बारे में मेघालय का क्लेम है, वैसे ही लांगपी के ऊपर असम का क्लेम है। मेघालय बोलता है कि ये जो दोनों ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है ये खासी और जयंतिया हिल्स के पार्ट हुआ करते थे। तो आफ्टर, पहले देखो जो कॉलोनियल एरा था उसमें कुछ और सिस्टम था, आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ और सिस्टम था, उसके कारण पूरा डिस्प्यूट हुआ था। 12 सेक्टर्स को लेकर डिस्प्यूट था, 6 को रिजॉल्व हो चुका है, 6 का बचा है अभी। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, आपको बताना था, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं। डाइनो पॉपुलेशन बाय 200 इन काजीरंगा। तो देखो क्या हुआ है, इंडियन राइनोसोरस जो कि सबसे ज्यादा काजीरंगा फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। असम के कई सारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन जो है 4 सालों में, लास्ट 4 सालों में 200 से बढ़ी है। ठीक है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है 200 नंबर से बढ़ी है। ठीक है, और ये जो है पूरा का ये काजीरंगा में ये पूरा सर्वे हुआ है, सेंसस हुआ है। ठीक है, तो लास्ट राइनो सेंसस 2018 में हुआ था। ठीक है, अभी जो राइनो सेंसस हुआ है वो 2022 का हुआ है। ओके, अब ये जो काजीरंगा है यहाँ पे लगभग 400 टाइगर, जो 400 राइनोसोरस है इनकी भी जानें गई हैं लास्ट कुछ सालों में, लास्ट 4-5 सालों में 400 राइनोसेरस की यहाँ पे जान गई है बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, नेचुरल कॉजेस के कारण उनकी जान चली गई है, और 3 की यहाँ पे पोचिंग हुई है। तो थोड़ा बहुत आपको डाटा को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ये याद रखना कि राइनोज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और स्पेशली काजीरंगा में अभी ये जो राइनो सेंसस हुआ था, ये 2020 का सेंसस अभी हुआ है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा राइनोसेरोस के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड राइनो डे ये कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। 5 स्पीशीज है वर्ल्ड में राइनोसोरस की। एक है सुमात्रन, फिर एक है ग्रेट वन हॉर्न, और एक है जावन। ये 3 जो है ना, सुमात्रन राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो और जावान राइनो, ये जो है ये एशिया के 3 राइनो स्पीशीज हैं। ठीक है, बाकी ब्लैक राइनो और व्हाइट राइनो ये जो दोनों हैं ये अफ्रीकन स्पीशीज हैं। ठीक है, तो अभी 3 कौन सी हैं एशियन, सुमात्रन, जावन और ग्रेट राइनो, या फिर इसको इंडियन राइनो भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो को ही इंडियन राइनो भी कहते हैं। और ये दोनों जो है ब्लैक और व्हाइट वाले ये अफ्रीकन राइनो है। ठीक है, अब ब्लैक राइनो जो है इनकी आयुसीन स्टेटस हम देख लेते हैं। तो ब्लैक राइनो जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन स्पीशीज में सबसे छोटा है ब्लैक राइनो। ठीक है, व्हाइट राइनो जो है ये नियर थ्रेटन्ड है, मतलब इसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और रिसर्चर्स ने यहाँ पे एम्ब्रियो भी बनाया था इसका नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का बाय यूजिंग द आईवीएफ प्रोसेस। तो इसको और कंजर्व करने के लिए आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू भी इसकी ब्रीडिंग वगैरह कराई जाती है। वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है। ठीक है, जो इंडिया में पाया जाता है, देखो इंडिया में सिर्फ वन हॉर्न राइनो ही पाया जाता है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, इसको इंडियन राइनो भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जावन राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और सुमात्रन राइनो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनफैक्ट सुमात्रन राइनो तो मलेशिया में बिल्कुल एक्सटिंक्ट ही हो चुका है। तो ये वाले जो है ना शुरुआत के दोनों, ये सुमात्रन और जावन, ये दोनों बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिसमें सुमात्रन तो सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ये कैसा है, ये वल्नरेबल है। और बाकी जो ब्लैक और व्हाइट राइनो है इसमें व्हाइट राइनो नियर थ्रेटन्ड है, और जो ये ब्लैक राइनो है, ब्लैक राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये याद रखना। हमारे यहाँ पे सिर्फ वन हॉर्न राइनो मिलता है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो। ठीक है, और ये जो है ये सबसे बड़ी स्पीशी है, बिगेस्ट स्पीशी है राइनो की। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी साइज की है। और ये आइडेंटिफाई कैसे होता है, ये अपने
वन हॉर्न, ये देखो ये वन हॉर्न है ना, ये वन हॉर्न से अपने आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखो जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, ये जो है कुछ कुछ हैबिटेट्स में बटा हुआ है, जैसे नेपाल में, वेस्ट बंगाल में, असम में, और असम के कई सारी जगहों पर, कई सारे नेशनल पार्क्स वगैरह में इसका यहाँ पे एविडेंस मिलता है। जैसे यहाँ पे एक तो काजीरंगा है सबसे बड़ा। ओके, काजीरंगा के अलावा जो आसपास के एरियाज है, नामेरी, ओरांग, दिहंग पटकाई, डिब्रू शेखोवा, मानस, इन एरियाज में भी ये मिलता है। सबसे ज्यादा मिलता है काजीरंगा के आसपास, ठीक है। आसाम के साथ साथ यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी ये मिलता है, ठीक है। आसाम में अभी जैसे लास्ट जो सेंसस हुआ था, लास्ट टाइम जो डाटा आया था, उसमें लगभग 2640 राइनोज मिले थे 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में, पोबीतोरा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा और मानस, ठीक है। तो देखो ये है मानस, ये है ओरांग, ये है हमारा काजीरंगा, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में अपेंडिक्स 1 में वल्नरेबल कैटेगरी है इसकी आईयूसीएन के हिसाब से। ओके, अच्छा अपेंडिक्स 1 में आता है अगर साइट्स के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको ये हो सकता है कि बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाए, और इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड प्रोहिबिटेड है। इस स्पीशी में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होना होगा वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह को छोड़कर अगर कमर्शियल पर्पस के लिए आप यहाँ पे इसका ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एलोपेशिया एरियाता को लेकर। तो देखो ये न्यूज में क्यों था, अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों की बात है, ऑस्कर्स चल रहे थे, लाइव टीवी पे ऑस्कर्स चल रहे थे। उन ऑस्कर्स के दौरान ये एक कॉमेडियन है, क्रिस रॉक नाम है इनका, और ये एक एक्टर है, विल स्मिथ नाम है इनका, ठीक है। तो ये जो विल स्मिथ है, इनकी वाइफ को लेकर यहाँ पे जो कॉमेडियन जो होस्ट कर रहे थे इस शो को, उन्होंने थोड़ा सा मजाक किया। एक्चुअली इनकी जो वाइफ है, जो विल स्मिथ हैं, इनकी जो वाइफ है, इनको एक बीमारी है जिसका नाम है एलोपेशिया एरियाता, जिसके कारण ये पूरी तरह से बाल्ड हो गई है, यानी कि इनको बाल नहीं है सिर पे बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसका मजाक उड़ाया इस होस्ट ने, ठीक है। अब इन्होंने, होस्ट ने मजाक उड़ाया, ये पूरा एंकरिंग वगैरह कर रहे थे इस शो की, तो विल स्मिथ को आया गुस्सा, इन्होंने लाइव टीवी पे इनको थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चीजें चल रही है, कोई लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं विल स्मिथ को, कोई लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल गलत किया, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना, एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, हमारा जो पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे बताना कि क्या ये जो इन्होंने किया विल स्मिथ ने, ये सही किया या नहीं किया, ठीक है। कि इनकी वाइफ का मजाक उड़ाया गया इस होस्ट के द्वारा, और इनकी वाइफ को ये बीमारी है, और उसके बाद इन्होंने इनको थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है। और ये सब चल रहा था बिल्कुल लाइव शो पे, ग्लोबली टीवी में सब लोग इसको देख रहे थे। तो जीएस पेपर 4 के हिसाब से मुझे बताना कि ये सही किया कि गलत किया, कौन कौन से वैल्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा अब एलोपेशिया एरियाटा की बात कर लेते हैं, जो कि बीमारी इनकी वाइफ को है, उसकी बात कर लेते हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सडनली हेयर लॉस होने लगता है। और ये हेयर लॉस कैसे होता है, पैचेस में हेयर लॉस होता है, मतलब आपकी जैसे पूरे सिर के बाल है, तो कोई एक पैच हो गया जहां पे पूरी तरह से बाल झड़ने लगेंगे, एक ही जगह पे ऐसा पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी ये वाली डेवलप होती है तब जब इम्यून सिस्टम ही अटैक कर देता है हेयर फॉलिकल्स को, रिजल्टिंग इनटू हेयर लॉस। तो यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर इम्यून सिस्टम ही अटैक कर देता है, ठीक है। और ये मोस्टली उन लोगों में होता है जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है इस तरह की, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, जिनकी ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है, उनको ये ज्यादा हो सकता है, वो ज्यादा प्रोन होते हैं एलोपेशिया एरियाटा को लेकर। ओके, अब देखो थोड़े से इनके टाइप्स होते हैं। एक तो होता है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें इस तरह से देखो ये पूरा बाल है, ठीक है, बाल में ये बीच में ऐसा पैचेस होगा, यहाँ पे पूरा खाली हो गया, बाल सारे झड़ गए, तो यहाँ पे पैचेस में हेयर लॉस होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद ये एलोपेशिया, अच्छा इसके कारण आगे जाके ये एलोपेशिया टोटैलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये शुरुआती स्टेज होती है एलोपेशिया एरियाटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ये लड़की देख रहे हो, ये लड़की को बीच में ये बाल में पूरा पैच है, ठीक है, तो पैच पूरा खाली है, तो यही होता है एलोपेशिया एरियाटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है एलोपेशिया टोटैलिस की, जहाँ पे पूरी तरह से बेल्डिंग हो जाती है, यानी कि आपके सिर के बाल सारे खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। उसके बाद है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, यानी कि इसमें सिर्फ बाल सिर के नहीं, आपके फेस पे जितने बाल हैं, आपकी बॉडी में जितने भी बाल हैं, आई लैशेज, आईब्रो, फेशियल हेयर, ये सब जाने लगते हैं, ठीक है। और एंड में आता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो देखो ये जो है ये मेन में जनरली होता है, ठीक है, अकर्स अबव बोथ द टेम्पल्स, फॉर्मिंग एन एम शेप। तो देखो यहाँ पे ये यूजुअली आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में, इंडिया में भी आपको देखने को मिला होगा, जो मेन होते हैं, मेन में जनरली क्या होता है, ये फॉरहेड के आसपास का जो एरिया होता है ना, ये पैचेस खाली रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको टकलापन या बाल्डनेस जो है वो यहाँ पे ये फेस करते हैं, तो ये होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। विमेन में यूजुअली हेयर थिनिंग होती है, ऐसे ही सेम
एलोपेशिया जो होता है एंड्रोजेनेटिक, उनमें ये विमेन में हेयर की थिनिंग होती है। तो मेन है एलोपेशिया एरियाता, एलोपेशिया टोटैलिस और फिर एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, ठीक है, ये तीन है। उसके अलावा एक ये है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जहाँ पे जो साइड के पैचेस हैं मेन में, ये इस तरह का एम शेप बनता है, ये फॉरहेड पे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का शेप बनने लगता है, या फिर विमेन का हेयर लॉस होने लगता है, जो नॉर्मल जैसे केस में हम देखते हैं ना, वैसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पर तापी नर्मदा लिंकिंग प्रोजेक्ट पुट ऑन होल्ड। तो देखो ये जो प्रोजेक्ट है पर तापी नर्मदा, पर तापी नर्मदा, ये प्रोजेक्ट अभी बजट जब आया था हमारा फरवरी में, जब हमारी निर्मला सीतारमन जी ने ये बजट लेकर आई वो 2022-23 का, तो उसमें भी इसका मेंशन किया था उन्होंने, 4-5 इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे, उसमें से एक ये भी था, ठीक है। तो यहाँ पे पर तापी नर्मदा क्या है, देखो ये वाली जो है ये नर्मदा रिवर है, ठीक है, ये गुजरात और महाराष्ट्र से फ्लो करती है, गुजरात महाराष्ट्र एमपी से फ्लो करती है, मेजोरिटी एमपी से फ्लो करती है, ठीक है। तो ये है नर्मदा रिवर। उसके बाद देखो यहाँ नीचे ये वाली जो रिवर है ये है तापी रिवर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और छोटी सी रिवर आएगी जो जिसका नाम है पर रिवर, ठीक है, पर। तो पर तापी नर्मदा, इन तीनों को लिंक करने की बात चल रही है। अब इन तीनों को लिंक करने की जो बात चल रही है, उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे लोग हैं, जो पीपल हैं यहाँ के नेटिव पीपल, वो इसका काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अब देखो जब भी लिंकिंग होती है रिवर्स की, अब इंटरलिंकिंग क्यों होती है रिवर्स की, ये समझो। इंटरलिंकिंग जब भी रिवर्स की होती है तो उसमें क्या होता है, एक रिवर है जिसमें ज्यादा ज्यादा पानी है, वाटर सरप्लस रहता है, एक रिवर है जिसमें पानी बहुत कम रहता है, डिफिशिएंट एरिया रहता है। तो ज्यादा पानी वाले में से कम पानी वाले को इस तरह से इंटरलिंक किया जाता है, सो दैट सरप्लस वाटर यहाँ का यहाँ जा सके, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे कैनल बनाना पड़ती है, कैनाल बनाने के चक्कर में जो भी बीच का एरिया है उसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉरेस्ट है, कोई टाइगर रिजर्व है, कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई यहाँ पे लोग रह रहे रेसिडेंशियल एरिया, ये सब कुछ क्लियर करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, खर्चा वगैरह तो आता ही है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी सब खत्म होता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होता है, और इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत रिवोल्ट कर रहे हैं, लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, ओके। तो अभी इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा गया है, ठीक है। तो देखो इसका थोड़ा सा इसकी हम बातें करते हैं डेप्थ में। तो देखो यहाँ पे ये दिख रही है आपको नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर, ये है इसके नीचे जस्ट तापी रिवर, और इसके भी नीचे ये देखो ये पर रिवर है, ठीक है। तो ये तीन रिवर्स हैं जिनके बीच में यहाँ पे इंटरलिंकेज होना था, ठीक है। अभी देखो सबसे पहला हमारे देश में जो इंटरलिंकेज हुआ था बिटवीन द रिवर्स, वो हुआ था केन बेतवा में, यहाँ देख रहे हो ये मध्य प्रदेश से निकलती है दोनों रिवर्स, केन और बेतवा, इन दोनों के बीच में इंटरलिंकेज सबसे पहले हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1980 के जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था उसके अंतर्गत ये पर तापी परियोजना ऐड की गई थी। अब ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या है, ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ये इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स का ही है, जिसमें जहाँ पे सरप्लस पानी होगा उसको हम डाइवर्ट करेंगे वाटर डिफिशिएंट एरियाज में, ठीक है। तो यहाँ पे तीन रिवर्स कौन कौन सी, एक तो है पर, ये नासिक से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से, ठीक है, और ये वलसाड से फ्लो करती है, तो देखो यहाँ महाराष्ट्र नासिक से ओरिजिनेट कर रही है। तापी जो है ये सतपुड़ा रेंजेस से ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश की, और यहाँ से फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लो करती है। नर्मदा अगेन ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, और फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात से फ्लो करती है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि देखो यहाँ पे ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे कुछ एरिया है, ये वाला एरिया है कच्छ वाला रीजन है, ठीक है, कच्छ वाला रीजन है, सौराष्ट्र कच्छ वाला रीजन, ये काफी वाटर डिफिशिएंट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन वगैरह के लिए पानी नहीं मिलता, उसके कारण फूड इनसिक्योरिटी वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कहा गया है कि यहाँ पे रिवर्स जो है पर तापी नर्मदा, इधर से वाटर को डाइवर्ट करके यहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। अब देखो ये 2010 में ही सैंक्शन हो गया था, और इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में भी रखा गया है। ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट से जो वाटर सरप्लस रीजन है वेस्टर्न घाट्स के, जहाँ पे ये पर तापी नर्मदा ये तीनों रिवर्स फ्लो करती हैं, यहाँ से पानी को डाइवर्ट करके सौराष्ट्र और कच्छ में भेजा जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र को सदर्न गुजरात से लिंक करने का एक प्रोजेक्ट है। 395 किलोमीटर लंबी होनी थी ये रिजर्वायर, ये जो कैनाल होनी है ये इतनी लंबी होनी थी, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर आने वाला था, ठीक है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से भी यहाँ पे लिंकेज होने वाला था। अब इसके कारण सौराष्ट्र और कच्छ रीजन को इरिगेशन के लिए, वाटर ड्रिंकिंग के लिए और हजारों चीजों के लिए यहाँ पे पानी मिलने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे 7 डैम्स बनाने की बात थी, ठीक है। इसके साथ 2 डाइवर्जन वायर्स बनाने की जरूरत थी, और 2 टनल्स बनाने की यहाँ पे बातचीत थी, ठीक है। और ये सारी चीजें अभी होल्ड पे रख दी गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फायर ब्रेक्स आउट एट सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो देखो सबसे पहले ये हमारा मैप है सारे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अभी अभी मैपिंग की सीरीज लेंगे हमारी अप्रैल में, तो आप लोग भी उसको जरूर अटेंड करना। 5 से 6 लेक्चर्स का ये सीरीज होगी और इसमें मैं कोशिश करूंगी आपके सारे ही इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस को मैपिंग करवाने की आपको, सो दैट आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में उसके अलावा जो हमारी मैपिंग वाला जो सीरीज है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़े मैपिंग वाले सेक्शन में से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टाइगर रिजर्व की बात करें तो हम एक एक करके वहाँ पे भी टाइगर रिजर्व को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूज में रहे। जैसे अभी कौन सा है, सरिस्का। सरिस्का कहाँ है, ये देखो ये है राजस्थान में सरिस्का, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था मुकुंदरा हिल्स वाला जो नेशनल पार्क था, ये भी न्यूज में था। क्यों था ये न्यूज में, बोमा टेक्निक के लिए, ठीक है। जो लोग मेरे लेक्चर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या फिर कहीं से भी लेक्चर्स को या करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये बोमा टेक्निक क्या है। तो आप लोग मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन की बोमा टेक्निक क्या है, हमने पढ़ी हुई है, ओके। तो यहाँ पे ये मुकुंदरा हिल्स भी बोमा टेक्निक के लिए अभी फेमस हुआ था राजस्थान में ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। अब सरिस्का क्यों न्यूज में था, सरिस्का न्यूज में इसीलिए है, तो यहाँ पे लग गई है आग, ठीक है। सरिस्का जो हमारा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे आग लग गई है और इसीलिए ये न्यूज में था। तो ये देखो कहाँ पे आता है, ये राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में पड़ता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अरावली हिल्स पे लोकेटेड है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास में राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरा फोना बहुत सारी मिलती है, यहाँ पे स्पेशली रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत मिलते हैं। ये जो सरिस्का है इसको सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया 55 में, उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया 1978 में, और बाद में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया। तो आज की डेट में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कुछ फोर्ट्स कुछ पेविलियंस भी हैं, जैसे एक है कंकरवाड़ी फोर्ट, ठीक है। कंकरवाड़ी फोर्ट जो है ये यहाँ पे सेंटर में है इस रिजर्व की। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि सरिस्का के सेंटर में कंकरवाड़ी फोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ है। और ये कंकरवाड़ी फोर्ट इसीलिए भी फेमस है क्योंकि ये कहा जाता है कि औरंगजेब जो कि मुगल एम्परर थे, इन्होंने अपने भाई दारा शिकोह को यहीं पे इम्प्रीजन किया था, यहीं पे इनकी घेराबंदी जेल वगैरह में डाला था, यहीं पे इनको पूरी तरह से बंद कर दिया था कंकरवाड़ी फोर्ट में ही, ठीक है। और इधर ही एक और लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है जिसका नाम है पंडू पोल, ठीक है। तो ये पांडवास से रिलेटेड है पंडू पोल। तो ये किसका है, लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है। तो ये याद रखना कंकरवाड़ी और पंडू पोल कहाँ पे है, सरिस्का में। सरिस्का कहाँ पे, राजस्थान में, ओके। आगे बात करते हैं नेशनल डॉल्फिन डे। तो देखो ये नेशनल डॉल्फिन डे न्यूज में इसीलिए था क्योंकि अभी अभी इसका ये नेशनल डॉल्फिन डे अनाउंस किया गया है कि हम हर साल 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को ये कहा गया है कि अब हम हर साल नेशनल डॉल्फिन डे मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन को लेकर हम अवेयरनेस लेकर आए, ठीक है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है नेशनल डॉल्फिन डे का बनाने का, ये लिया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा डॉल्फिन डे इस साल से हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थ्रेट्स क्या क्या है डॉल्फिन्स को, थ्रेट क्या क्या है, क्यों हम इसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा थ्रेट है फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। जैसे डैम्स बनाते हैं, बैरेज बनाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि जो रिवर का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है और इसके कारण जो हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है डॉल्फिन्स का। दूसरा है रिवर फ्लोज भी डिक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स, रिवर फ्लोज भी डिक्लाइन हो रहा है। इसके साथ साथ मैकेनाइज्ड बोट्स, मैकेनाइज्ड बोट्स की जैसे हमने कल भी बात करी थी, ऑलिव रिडली टर्टल की हमने जब बात करी थी, तब हमने बात करी थी कि मैकेनाइज्ड बोट्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, चलने का तरीका इस तरह से होता है कि जो भी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इनके रास्ते में आती है वो सब यहाँ पे मरते हुए जाते हैं, ठीक है। तो मैकेनाइज्ड बोट्स के कारण क्या होता है, ये इंजरी कर देते हैं, ये इंजर कर देते हैं किसको, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे ऑलिव रिडली टर्टल हो गया, डॉल्फिन हो गए, इसके कारण भी कई सारी डॉल्फिन्स की जान चली जाती है, ओके। अब देखो दो तरह की डॉल्फिन है, एक तो है गैंगटिक डॉल्फिन, ये दिख रहे हो, ये पिक्चर में जो दिख रही है ये है गैंगटिक डॉल्फिन। गैंगटिक रिवर डॉल्फिन जो है ये हमारे देश की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। तो ये याद रखना नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये हमारे देश की, ओके। ये कहाँ मिलती है, नाम से ही क्लियर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है, इंडिया बांग्लादेश नेपाल के आसपास, ठीक है। तो ये 3 देश हैं जहाँ पे गैंगटिक रिवर डॉल्फिन मिलेगी। ये कहाँ पे रहती है, डीप वाटर्स में रहती है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डीप वाटर्स में, और जहाँ पे भी कॉन्फ्लुएंस होता है ना दो रिवर्स का, जहाँ पे भी दो रिवर्स मिलती है वहां पे जनरली डीप वाटर्स में आपको ये रिवर जो डॉल्फिन है मिलेगी। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को इंडिकेट करती है और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही ये एग्जिस्ट कर सकती है, इट ओनली लिव्स इन फ्रेश वाटर। और दूसरी चीज ये इंडिकेटर है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की हेल्थ की। अगर यहाँ पे मान लो कोई भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, कोई यहाँ पे लेक वगैरह है, वहां पे अगर ज्यादा डॉल्फिन मिल रही है मतलब कि वहाँ का इकोसिस्टम काफी अच्छा है। पॉपुलेशन की बात करें तो देखो यहाँ के गैंगटिक डॉल्फिन जो है इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। बांग्लादेश
बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में जहाँ कई सारी डॉल्फिन हुआ करती थी, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के हिसाब से ये एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में आती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन स्टेटस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स 1 में आती है, साइट्स के शेड्यूल 1 में आती है। अच्छा, इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करते हैं। तो देखो अभी हमने बात करी थी गैंगटिक रिवर डॉल्फिन की, अब हम बात करें इंडस रिवर डॉल्फिन की। ये देखो इस तरह की दिखती है, दोनों अलग अलग है, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इंडस वाटर डॉल्फिन इंडस रिवर में मिलती है, ये भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है और ये मेनली इंडिया पाकिस्तान में मिलती है। इंडिया की जो ब्यास रिवर है वहां पे मिलती है और पाकिस्तान की इंडस रिवर में ही मिलती है। पॉपुलेशन इसकी जो है ये भी अभी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो याद रखना गैंगटिक डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, जबकि इंडस वाली जो डॉल्फिन है उसकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, स्टेट एनिमल है ये कौन से स्टेट का, तो यहाँ पे पंजाब की स्टेट एनिमल है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल है इंडस रिवर डॉल्फिन। ओके, IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। तो दोनों ही जो हमारी डॉल्फिन है गैंगटिक और जो हमारी ये इंडस डॉल्फिन है, दोनों ही एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। याद रखना गैंगटिक डॉल्फिन नेशनल एनिमल है एक्वेटिक, और जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये कैसी है, ये है हमारी पंजाब जो स्टेट है उसका स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। अच्छा, एक चीज और कि इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ना ये ब्लाइंड भी होती है, हर इंडस रिवर डॉल्फिन ऑलमोस्ट ब्लाइंड होती है। ओके, तो ये याद रखना। आगे बात करते हैं, देखो एक और लास्ट हमारा आर्टिकल बचा है, ब्रिक्स मीडिया होल्ड फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जर्नलिस्ट। तो देखो यहाँ पे ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कहना है कह सकते हो। तो ये 5 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से क्लियर होना चाहिए। B इज फॉर ब्राजील, R is for Russia, I is for India, C is for China and S is for South Africa। तो ये 5 कंट्रीज जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ने अभी स्टार्ट किया है एक जर्नलिस्ट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें 5 देशों से जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनसे जर्नलिस्ट जाएंगे और इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्रीज का एक समूह है, वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज इसमें आती हैं। 2001 में सबसे पहले इसका आइडिया प्रपोज किया गया था, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ नील ने इसका टर्म यहाँ पे कॉइन किया था। ठीक है, इसको फॉर्मलाइज किया गया था 2006 में, जब पहली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी ब्रिक की। ब्रिक था सबसे पहले, ठीक है, सिर्फ ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ है। ओके, तो ब्रिक्स में लगभग 41% ग्लोबल पॉपुलेशन आती है, 24% ग्लोबल GDP और 16% ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे शामिल है। चेयरमैनशिप इनकी रोटेट होती है एनुअली। ठीक है, इंडिया जो था 2021 के लिए चेयर था अभी। ओके, और 6th ब्रिक्स समिट हुई थी 2014 में, कहाँ पे, फोर्टलीजा में। यहाँ पे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी थी। तो ब्राजील में 2014 में यहाँ जो समिट हुई थी ब्रिक्स की, वहीं पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, जो कि बेसिकली ब्रिक्स का ही एक बैंक है। NDB जहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में लोकेटेड है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी यहाँ पे साइन किया सभी कंट्रीज ने, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरे को। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का ही बैंक है। कब बना था, 2014 में बना था। कहाँ पे बना था, ब्राजील के जो समिट थी उसमें बना था, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना शंघाई में है। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, तो ये थे हमारे मेजर जो आर्टिकल्स। एक और आर्टिकल जो द हिंदू में नहीं आया था, इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में 2-3 दिन से आ रहा था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बुचारेस्ट 9। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है, 9 कंट्रीज का एक समूह है। ये देखो क्या हुआ, कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर कोल्ड वॉर हुआ। कोल्ड वॉर के बाद जब यहाँ पे जो USSR था, USSR जो था, जो सोवियत रशिया था, ये जब डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको एक साइड चूज करना था, या तो उनको US की तरफ जाना था या तो फिर उनको रशिया की साइड आना था। ठीक है, तो इन 9 कंट्रीज ने यहाँ पे US की तरफ जाना यहाँ पे मंजूर किया, और जाके इन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया। तो ये सारे की 9 कंट्रीज जो है ये नेटो के मेंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ये 9 ग्रुप ऑफ 9 नेटो कंट्रीज है जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, अब ये जो B9 है ये फाउंड हुआ था 2015 में। ओके, इन्होंने नेटो बहुत पहले ही शामिल, नेटो में बहुत पहले ही शामिल हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपना 9 कंट्रीज का ग्रुप बनाया 2015 में, और इसको नाम दिया गया, रोमानिया के कैपिटल के नाम पे बुचारेस्ट नाम दिया गया इसको। ठीक है, अच्छा, ये ग्रुप जो था ये इनिशिएटिव पे स्टार्ट हुआ किसके, क्लॉस लोहानिस के। ठीक है, रोमानिया के ये प्रेसिडेंट थे उस समय पे, और उसी के साथ साथ पोलैंड के प्रेसिडेंट अंद्रेस
दूदा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर, तो रोमानिया और पोलैंड के जो प्रेसिडेंट है उनके इनिशिएटिव पे ये B9 बना था, ठीक है। रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट, उसी के नाम पे। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है? रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। आपका होमवर्क यह है कि आप इन सभी कंट्रीज को यूरोप के मैप में देख के आओगे, एटलस में, ओके। ये जो सारी कंट्रीज हैं ये सारे यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है और नाटो का भी पार्ट है, ठीक है। और ये जो 9 की 9 कंट्रीज हैं, दीज वर वंस क्लोजली एसोसिएटेड विद नाउ डिसॉल्व्ड सोवियत यूनियन बट लेटर चूज द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले ये यूएसएसआर का पार्ट थी, बाद में जब ये सोवियत यूनियन खत्म हो गया उसके बाद ये यूएस की तरफ शिफ्ट हो गई, क्योंकि इनका था कि हमको डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, कम्युनिज्म की तरफ नहीं जाना है। रशिया जबकि कम्युनिज्म के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है B9 के, क्या फंक्शन है, तो सबसे पहला तो ये डायलॉग का प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे डायलॉग कर सके सभी कंट्रीज मिलके, जो भी ऐसे जो भी इश्यूज आते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेसर हैं उनको लेकर, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस को लेकर, ठीक है। उसके साथ साथ टोटल कंप्लायंस के लिए काम करते हैं, सॉलिडारिटी के लिए काम करते हैं, नाटो मेंबर्स जो हैं अपनी डिविजिबिलिटी के लिए काम करते हैं, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब इसकी लोग देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 कंट्रीज हैं, ठीक है। सारी नहीं है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये 9 कंट्रीज हैं। अच्छा, ये न्यूज में इसीलिए था, न्यूज में क्यों था ये, न्यूज में इसीलिए था क्योंकि ये B9 कंट्रीज जो है, 9 की 9 कंट्रीज के जो भी यहाँ पे इंडिया में एनवॉइज हैं, जो भी डिप्लोमेट्स हैं इनकी साइड से, हमारे यहाँ पे एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस को एक लेटर लिखा जिसमें ये कहा कि यहाँ पे जो रशिया रशिया जो है, जो यहाँ पे यूक्रेन के साथ कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। और लोगों को बताना चाहती थी ये 9 कंट्रीज की रशिया जो है एक अग्रेसर की भूमिका निभा रहा है इस रशिया यूक्रेन वॉर में। क्योंकि अभी क्या है, इंडिया रशिया की ही साइड पे है, इंडिया कभी अभी यूक्रेन की साइड पे नहीं है, इंडिया रशिया की ही साइड पे है। क्यों? क्योंकि हमारा पुराना दोस्त भी है। एंड हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज अ बैलेंस्ड पॉलिसी, जिसमें हमारा रियलिस्टिक पॉलिसी की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन भी है, ठीक है। तो अभी हम रशिया की तरफ ही हैं, ठीक है। हम ना यूएस से रिश्ता तोड़ रहे हैं, ना रशिया से रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इंक्लाइंड है रशिया की तरफ, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। तो ये 9 कंट्रीज जो हैं ये बोलना चाहती हैं इंडिया को, इंडिया के लोगों को, कि देखो आप रशिया का साथ मत दो, आप यूक्रेन का साथ दो, क्योंकि रशिया एक अग्रेसर की भूमिका निभा रहा है यूक्रेन में, ठीक है। तो इसीलिए ये B9 कंट्रीज न्यूज में थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए B9 क्या है। ऑलराइट, सो ये हमारा पूरा आर्टिकल्स थे आज के। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करना जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। 3 चीजें आज से मैंने पूछी है, एक तो एथिक्स का क्वेश्चन पूछा है, दूसरा मैपिंग का क्वेश्चन पूछा है, ओके, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है मैं खुद ही भूल गई। आप देख लेना जो भी क्वेश्चन पूछा है मैंने, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर देना, ओके। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।